दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आलोक पाठक और आप देख रहे हैं जनगण मन 24x7। आज मायावती ने संभल पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और संभल पर जो भी बोला, संभल की हिंसा पर, वो बड़ा चौंकाने वाला है। जो लाइन भाजपा की थी, लगभग वही लाइन मायावती ने संभल की हिंसा पे ली है। ये बड़ी चौंकाने वाली बात है। अब इसके बाद आप फैसला कीजिए कि कौन किसकी बी टीम है। भाजपा ने संभल की हिंसा के लिए सपा को जिम्मेदार ठहराया। मायावती जी ने इसमें कांग्रेस को भी जोड़ दिया। उनका कहना था कि संभल में कांग्रेस और सपा अपने फायदे के लिए मुसलमानों को आपस में लड़ा रही है। वो यहाँ पे सिया और सुन्नी का एंगल ले आई कि संभल की हिंसा के भी जो हिंसा हुई 24 तारीख को, उसके लिए सिया बनाम सुन्नी का मामला था, जिस वजह से हिंसा भड़की। अब ये जब एंगल आया, ये बड़ी चौंकाने वाली जानकारी थी। मायावती जी ने संभल में जो कुछ भी हुआ, जो सर्वे हुआ, उस पर एक शब्द नहीं बोला कि किस वजह से वहां पे हालात बिगड़े। उन्होंने सीधे सीधे संभल की हिंसा के लिए समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को जिम्मेदार ठहरा दिया और एक तरह से बिना नाम लिए उन्होंने भाजपा को क्लीन चिट दे दी। एक चीज और बोला उन्होंने, निशाना लगाया सपा पे और कांग्रेस पे कि इन दोनों लोगों को सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है, सिर्फ मुस्लिम वोट बैंक की चिंता है। ये लोग बांग्लादेश में हो रहे हिंदुओं पे हो रहे अत्याचार पे ये लोग खामोश हैं। आज का ही मतलब आज बड़ी आक्रामक थी मायावती, कांग्रेस पे तो और भी ज्यादा आक्रामक थी। उन्होंने कहा कि कांग्रेस की बेवकूफी की वजह से भारत का एक हिस्सा आजादी के समय पाकिस्तान के पास चला गया। वो पाक ऑक्युपाइड कश्मीर की बात कर रहे हैं। उन्होंने इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में चंद्रशेखर आजाद को भी आड़े हाथ लिया। अब आप सोचेंगे कि इतना मतलब अचानक से आज ये सब परिणाम इस तरह से क्यों मायावती नाराज हुई। मुझे जो इसका तीन मतलब कारण समझ में आता है कि एक तो उपचुनाव को देखे हम। पहली बार बहुजन समाजवादी पार्टी बड़ी गंभीरता से उपचुनाव में उतरी थी। उत्तर प्रदेश में सामान्यतः वो चुनाव में प्रत्याशी नहीं घोषित करती है, 9 सीटों पे चुनाव लड़ी। और जो मायावती का असली गढ़ माना जाता पश्चिमी उत्तर प्रदेश, वहां की 3 सीटों पर बहुजन समाजवादी पार्टी का परफॉर्मेंस बहुत ही खराब रहा। वहां तो मीरापुर की अगर बात करें तो आजाद समाज पार्टी को काफी अच्छी संख्या में वोट मिला था। और उसी तरह से अगर हम बात करें कुंदरकी में भी, तो वहां पे भी आजाद समाज पार्टी और ऑल इंडिया मुस्लिम लीग को मतलब जो ओवैसी की पार्टी एआईएमएम, उनको मायावती की पार्टी से ज्यादा वोट मिला। कमोबेश यही हाल जो रहा वो गाजियाबाद की सीट का भी रहा। तो एक तरफ तो उनको ये दिख रहा था कि मुस्लिम वोट जो कुछ आता था मायावती के साथ, बहन जी के साथ, वो इस विधानसभा उपचुनाव में उसने पूरी दूरी बना ली। या तो वो सपा के साथ किया या एआईएमएम के साथ किया। इसी वजह से पश्चिमी उत्तर प्रदेश की 4 सीटों में, माफ कीजिए मैंने 3 कहा था, 4 सीटों में उनका परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहा। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक जो एक तरफा होके लोकसभा चुनाव में सपा और कांग्रेस के पक्ष में चला गया था, और विधानसभा उपचुनाव में वो वोट गया है समाजवादी पार्टी के पास या आजाद समाज पार्टी के पास या फिर ओवैसी की पार्टी। अपने गिरते वोट बैंक को बचाने के लिए मायावती आज आश्चर्यजनक रूप से, क्योंकि ये बात गले से नीचे नहीं उतर रही है कि संभल हिंसा के लिए आपने प्रशासन के ऊपर कोई सवाल नहीं उठाया। आप उठा रही हैं, दोष दे रही हैं किसको?
समाजवादी पार्टी और कांग्रेस को। फिर संभल में हिंसा क्यों हुई? दर्शकों को तो पता, मैं फिर से बता दूं संभल में क्या हुआ था। चुनाव 20 नवंबर को था। 19 नवंबर को संभल की जिला अदालत ने वहां की जामा मस्जिद के सर्वे का आदेश दिया। 2 घंटे के अंदर डीएम और एसएसपी साहब ने सर्वे करवा दिया। अगले दिन चुनाव है और जामा मस्जिद का सर्वे हो जाता है। और संभल का जो बगल की संभल लोकसभा की सीट है कुंदर की, आती मुरादाबाद में। संभल का लगा हुआ बॉर्डर है। 20 को वहां मतदान होना है। वहां 19 तारीख को जामा मस्जिद का सर्वे हो जाता है। और एक ऐसे फैसले में कोर्ट में, जहां पे कोर्ट ने दूसरे पक्ष की बात सुनी नहीं, एक पक्ष की बात पे सर्वे का आदेश दे दिया। उसके बाद आपको पता है 23 तारीख को प्रशासन ने बोला कि हमको दोबारा सर्वे करना है। मंदिर प्रशासन ने के वकील ने कहा प्रशासन से कि अगर आपको दूसरा बार सर्वे कराना है तो कोर्ट से दोबारा आदेश लेके आइए। लेकिन प्रशासन नहीं माना और संडे के दिन वहां सर्वे कराने पहुंच गया। सर्वे कराने जब कोर्ट कमिश्नर की टीम और वकील की टीम पहुंची प्रशासन के घेरे में, तो वहां कुछ लोग नारेबाजी करते हुए मंदिर में गए, जिससे दूसरा पक्ष नाराज हो गया। वहां भीड़ इकट्ठा हो गई और उसके बाद पथराव हुआ, हिंसा हुई। लेकिन हिंसा में 5 लोग मारे गए, मुस्लिम समाज के युवा मारे गए। तमाम वीडियोज है, सब कुछ है। भाजपा ने दोष दिया सपा पे, समझ में आता है। लेकिन बहन जी ने इसमें सपा के साथ कांग्रेस को भी जोड़ लिया। अभी तक ये आरोप लगता था कि बसपा भाजपा की बी टीम है। लेकिन सुबह से जब जिस किसी ने भी मायावती की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को देखा या पढ़ा है, ज्यादातर लोग यही सवाल पूछ रहे हैं कि आज बहन भाई संभल की हिंसा के लिए आप वही बोल रहे हो जो भाजपा बोल रही है। जैसे जबकि बतौर पत्रकार मेरा मानना है कि संभल की हिंसा के लिए पूरी तरह से प्रशासन दोषी है। प्रशासन को पुख्ता इंतजाम कराना चाहिए था। वहां पे एलआईयू पूरी तरह से फेल रही उत्तर प्रदेश सरकार की। मंदिर मस्जिद के बाहर जब सर्वे टीम दोबारा क्यों गई, जब एक दिन सर्वे हो चुका था? भीड़ कैसे इकट्ठी हुई और भीड़ को क्यों नहीं कंट्रोल कर पाई उत्तर प्रदेश पुलिस? ये आरोप लगा देना बहुत आसान है कि आप मायावती जी को सवाल पूछना चाहिए था योगी सरकार से। मायावती एक सख्त प्रशासक रही हैं। मैं मायावती जब मुख्यमंत्री रही उत्तर प्रदेश की, उस दौरान ज्यादातर समय उत्तर प्रदेश में ही रहा। 2007 से 2012 तक तो मैं लखनऊ में ही था। मायावती के शासनकाल में दंगे नहीं हुए। और इस मायावती का लॉ एंड ऑर्डर के मामले में ट्रैक रिकॉर्ड बहुत क्लियर था। तो मायावती को बजाय, मायावती अगर आज कायदे से उनको प्रशासन से सवाल पूछना चाहिए था, योगी जी से सवाल पूछना चाहिए था। लेकिन वो वो सपा और कांग्रेस को दोषी बता रही है। और जो एंगल उन्होंने आज निकाला सिया और सुन्नी वाला, कि संभल हिंसा के पीछे सिया और सुन्नी का विवाद है, इसके बारे में मुझे आज तक कोई जानकारी नहीं थी। 24 तारीख को हिंसा होती है और आज 7 दिसंबर है, 13 दिन बाद क्या ये उपचुनाव में करारी हार और लगातार मायावती का जो वोट परसेंटेज है, मतदाताओं का जो बसपा से जो मुंह भंग लगातार बढ़ता जा रहा दिन पर दिन,
याद करिए 2022 के चुनाव में आश्चर्यजनक रूप से बसपा को पूरे उत्तर प्रदेश में मात्र 1 सीट पे कामयाबी मिली थी, जबकि चुनाव बसपा ने 403 सीटों पर लड़ा था। कितना डाउनफॉल आ गया। 2007 में बसपा पहली बार 1991 के बाद 16 साल बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा में किसी एक दल को पूर्ण बहुमत मिला था, वो था बहुजन समाजवादी पार्टी। तब बसपा ने 403 में 215 सीटें जीती थी और पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई थी। लेकिन उसके बाद से उत्तर प्रदेश में लगातार बसपा कमजोर होती चली गई। 2012 में यह आंकड़ा 88 पे आया, 2017 में यह आंकड़ा 20 पे आया और 2022 में तो एक विधान। बसपा का जनाधार क्यों घट रहा है? बसपा के जो नेता थे, जो बड़े चेहरे थे, जिन्होंने काशीराम के नेतृत्व में बहन जी के साथ बसपा को मजबूत करने का पूरे उत्तर प्रदेश में काम किया, उसमें से एक एक करके सारे बड़े नेता बसपा छोड़ के चले गए। चाहे वो बाबू सिंह कुशवाहा हो, जो आज सपा के साथ हो, चाहे वो इंद्रजीत सरोज हो, चाहे वो लालजी वर्मा हो, चाहे वो रामअचल राजभर हो, चाहे कांग्रेस में गए नसीमुद्दीन सिद्दीकी हो। तो बस इन बहन जी अपने बसपा को संभाल नहीं पाए और ये सारे नेता कब हटे? जब बहन जी पार्टी की बसपा की सरकार गई 2012, धीरे धीरे करके सबने हाथ छोड़ दिया। और आज के चूंकि मीडिया इस पर ज्यादा चर्चा नहीं करेगा, इसलिए मैंने कहा ये इस पर चर्चा होनी चाहिए कि संभल की हिंसा के लिए बहन जी ने भाजपा की भाषा क्यों बोली, उन्होंने क्यों कांग्रेस और सपा को इसके लिए जिम्मेदार ठहरा दिया। रिपोर्ट कैसी लगी, दर्शकों से अनुरोध करूंगा कि रिपोर्ट अगर अच्छी लगी तो बताइएगा, कोई कमी लगी तो तब तो जरूर बताइएगा। और अब कम से कम दिन में 1 या 2 बार आपसे जनगण मन 24/7 पे रोज मुलाकात होगी। बीच में कुछ दिनों तक मैं कुछ दूसरी जगहों में परेशान था, इसलिए इस प्लेटफॉर्म पे नहीं आ रहा था। तो अब इस प्लेटफॉर्म पे दिन में 1 या 2 बार रोज मुलाकात होगी। जनगण मन 24/7 को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। पूरी कोशिश रहेगी कि उत्तर प्रदेश से जुड़ी हर बड़ी खबर का विश्लेषण सही तर्कों और सही सूचनाओं तक आप तक पहुंचाऊं। बहुत बहुत धन्यवाद।